द्विघात समीकरण है ना। द्विघात समीकरण में कॉन्सेप्ट क्लास, द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट क्लास क्या है? द्विघात समीकरण का सबसे पहले द्विघात समीकरण का प्रारूप समझेंगे। द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इसका मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण होने का लिमिटेशन समझ। द्विघात समीकरण होने का लिमिटेशन क्या है? द्विघात समीकरण का होने का लिमिटेशन यह है कि उसका घात मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। 2 से अधिक है तो उसको हम द्विघात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ा जरूरी बात कि 2 से अधिक है तो उसको हम द्विघात नहीं कर सकते। दूसरी बात कि घात जो होना चाहिए, वो घात जो होना चाहिए ना, घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। घात क्या है? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब 0 1 2 3 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स ये हुआ कि पूर्ण संख्या हमेशा एक धनात्मक संख्या होता है, कभी भी एक ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन माइनस में नहीं हो, उसको हम कहेंगे द्विघात। दूसरी बात कि जब हम द्विघात जान गए कि द्विघात समीकरण का घात 0 1 2 3 4 होना चाहिए, या फिर मतलब नहीं कि क्या होना चाहिए, तो माइनस में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए। हमने स्पष्ट लिखा है घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बटा में नहीं होता है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, रूट में भी नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मतलब नॉर्मल, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज धनात्मक संख्या होंगे जो कि द्विघात समीकरण को शो करेंगे। द्विघात समीकरण का प्रारूप ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन द्विघात समीकरण जनरली 2 प्रकार के होता है। द्विघात समीकरण जनरली 2 प्रकार के, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक कह सकते हो शुद्ध, दूसरा अशुद्ध, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध की बात करें, शुद्ध और अशुद्ध में अंतर क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण कौन है और अशुद्ध द्विघात समीकरण कौन है? तो शुद्ध द्विघात समीकरण जनरली हो गया जो एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें से bx टर्म गायब हो जाता है, लेकिन अशुद्ध द्विघात समीकरण का प्रारूप समझे। अशुद्ध द्विघात समीकरण का तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो पहचान है कि शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है, बस पहचान है ये द्विघात समीकरण का कि शुद्ध कौन है, अशुद्ध कौन है। जनरली हमको इससे कुछ लेना देना है नहीं। आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप बताएं सबसे पहले कि क्या ये द्विघात है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि x के पावर -2 द्विघात है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण है कि ये नेगेटिव में है। अब आपसे पूछा जाएगा कि 2x स्क्वायर -4 क्या द्विघात है? द्विघात है, हाँ है, क्योंकि इसका घात 2 है मैक्सिमम। x प्लस 3 द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि घात कम से कम 1 का घात 2 होना चाहिए। अगर 1 का घात 2 है तभी द्विघात है, अदरवाइज 2 द्विघात नहीं है किसी भी एक पद का। अब आपसे पूछा जाएगा x के पावर 1/2 प्लस 4 इक्वल टू 0 द्विघात है? नहीं है। तो ये सब लिमिटेशन है। द्विघात होने के लिए घात 2 होना चाहिए, घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात बटा में नहीं होना चाहिए, घात में रूट में नहीं होना चाहिए। ये है द्विघात समीकरण का। द्विघात का पहचान, उसके बाद द्विघात समीकरण से संबंधित आपको सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक जो है वो है जानना है शून्य। जो हम x जानते हैं, जो d जानना होगा हमको, जब हम आगे बनाएंगे तो हमको d जानना होगा, हमको x जानना होगा। तो उस d और x जान के हम उसका शून्य जानते हैं। शून्य का मतलब वो मान जो इसको 0 दे। हमको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसका शून्य जानने का। शून्य यानी x का वैल्यू, x का मान क्या होगा जो इसको 0 देगा, x का मान क्या होगा जो इसको 0 देगा। तो शून्य ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका है। एक सबसे ज्यादा जरूरी होता है इसका शून्य जानना।
शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य के लिए सबसे मेन तो शून्य के द्विघात समीकरण पढ़ना है, मतलब शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने का तरीका सीखना है। 9th क्लास में हम लोग सीखे थे कैसे, एक्स स्क्वायर, मान लो क्वेश्चन है कोई द्विघात समीकरण का, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसका शून्य हम कैसे, हम उसको मिड टर्म स्प्लिट करके सीखे थे। मिड टर्म स्प्लिट यानी बीच वाले भाग को तोड़ करके सीखे थे। बीच वाले भाग को तोड़े थे कैसे, तोड़ना ऐसे था कि जोड़ने और घटाने पर ये हमारा -5 आए, लेकिन जब हम उन जिस दो टर्म में इसको तोड़ रहे हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये c और a के गुणज के बराबर है। तो हमारा ऐसा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हम कॉमन करते थे x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ देखो ये दोनों में कॉमन है -3, ये तो 9th क्लास का बात है। कॉमन लेकर के x इंटू ये दोनों में कॉमन x, ये दोनों में कॉमन -3, ये एक टर्म बना, ये एक टर्म बना, यानी x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3। इस तरीके से हम शून्य ज्ञात करते थे 9th क्लास में, लेकिन अब 10th में ऐसे ज्ञात नहीं करना है। 10th में तरीका अलग है, 10th का तरीका अलग है। 10th में हम उस शून्य को मूल का नाम दे देते हैं कि हमको मूल ज्ञात करना है। शून्य की है, लेकिन उसको अब हम लोग 10th में मॉडिफाइड है, कैसे अलग अलग भाई, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, उसी है यहाँ में 10th में अलग नाम है। अलग कैसे है, तरीका कैसे है समझेंगे इसको। मान लो यही सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम क्या कहें कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणज क्या है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -5, b इक्वल टू -5 एंड c इक्वल टू 6। ये हमारा। अब हमको जानना होता है d। ज्ञात करने का तरीका ये है कि हमको d जानना होता है, हमको d जानना होता है, ठीक ना। d इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। इसी माध्यम से हम इसका d जानते हैं। d यानी विवेचक, d यानी विवेचक। d का फुल फॉर्म होता है डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक। जनरली बिहार बोर्ड वाले हम लोग हैं तो भाई विवेचक जाने, विवेचक जाने या विविक्तकर जाने, विविक्तकर। तो d इक्वल टू विवेचक हो गया या विविक्तकर हो गया। सबसे पहले हमको d जानना है, तो d फॉर्मूला है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना है हमारा -5, -5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 6, -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 424 1। d हम जान गए। अब हमको x निकालना है, x जानना है, क्योंकि d इसका शून्यक नहीं है। d याद रखिएगा कि d इसका शून्यक नहीं है, d इसका हल नहीं है। d एक प्रोसेस है, d एक तरीका है जिसके माध्यम से हम इसका शून्यक जानेंगे। d निकालने के बाद हम इसका शून्यक जानना होता है x जान करके। तो x जानेंगे, x का फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √d बटा 2a। x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a यूज कब करते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आता है तब। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो वो हम उस समय x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बटा 2a का फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। इसके लिए एक अलग से वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जिसमें आप लोग देख लीजिएगा कि d का लिमिटेशंस क्या होता है। ठीक है, जैसे d का मान अगर 0 से बड़ा हुआ, देखो सबसे पहले ये जानना है कि हम x जाने किसका, x हमें निकालने का जरूरत है किसका। ध्यान दीजिएगा, d का मान अगर 0 से बड़ा है, तब हम x इक्वल टू फॉर्मूला यूज करते हैं -b
प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर केस में डी का मान 0 से बड़े है, 0 से छोटा भी आ सकता है, 0 से छोटा भी आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि 0 के बराबर भी आ सकता है। अगर डी का मान 0 के बराबर रहे, डी का मान 0 के बराबर रहे, तब हम x का फॉर्मूला नॉर्मली कुछ करना नहीं, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। डी हम जानेंगे, डी पहले फाइंड आउट करेंगे। डी का मान 0 के बराबर आ गया तो सीधा सीधा x बराबर माइनस बी बटा 2a कॉमा माइनस बी बटा 2a। देखो अगर डी का मान 0 आया, डी का मान 0 आया तो रूट 0, 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल 0, बच जाएगा सिर्फ माइनस बी बटा 2a। इसी वजह से दो मूल हो जाता है, दो हल हो जाता है, माइनस बी बटा 2a माइनस बी बटा 2a। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि डी का मान 0 से छोटा हो, डी का मान 0 से छोटा हो। कंडीशन क्या था, डी से बड़ा, 0 से बड़ा हो डी का मान तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बटा 2a। अगर डी का मान 0 के बराबर हो तो x बराबर माइनस बी बटा 2a कॉमा माइनस बी बटा 2a। लेकिन d का मान 0 के से छोटा हो तब क्या होगा कि x इक्वल टू कोई सीधा सीधा इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। मतलब 0 से छोटा कब होगा, जब x का मान माइनस में आएगा, सॉरी d का मान माइनस में आएगा। जब d का मान माइनस में आएगा यानी 0 से छोटा है, 0 से छोटा, अब उसका कोई भी हल नहीं होगा, उसको हल करने का कोई जरूरत नहीं, उसका कोई हल होगा नहीं। रहा हल की बात तो हल कैसा देगा, अगर d का मान देखा जाए, d का मान 0 के बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तो ये हल देगा वास्तविक, ये देगा वास्तविक। अब हल कैसा होगा तो d का मान अगर 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो तो उसका वास्तविक हल होगा। वास्तविक और असमान। लेकिन d का मान 0 के बराबर हो, d का मान 0 के बराबर हो, तब क्या होगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। लेकिन ये भी है, हम आपको अभी जस्ट बताएं कि d का मान 0 से बड़ा हो तो x का फॉर्मूला ये रहेगा, जब 0 से बड़ा हो तब d 0 के बराबर हो तो ये रहेगा x का फॉर्मूला, d 0 से छोटा हो तो उसका तो कोई हल नहीं है, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर d का मान 0 से छोटा हो तो ये कैसा हल देगा, ये हल देगा हमको अवास्तविक, जिसका मतलब कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, अवास्तविक। ठीक है, तो ई रहा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का तरीका। समझ गए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का तरीका।